कोरोना की तीसरी लहर या किसी और महामारी के लिए रीवा कितना है तैयार। साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसके कारण वृद्धों के साथ साथ युवाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोविड-19 की इस दूसरी लहर में मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ी है और अब विशेषज्ञों का कहना है कि देश में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे। कोरोना के देश में तीसरी बार दस्तक देने पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बच्चे सबसे ज्यादा इस वायरस की चपेट में आएंगे। तीसरी लहर के आने तक देश में अधिकतर वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी होगी, जिससे वो बच्चों की तुलना में कोरोना से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि अभी तक बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इससे पहले कोरोना ने बच्चों को ज्यादा प्रभावित भी नहीं किया था, इसलिए भी शोधकर्ताओं ने अब तक बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया है। अब कोरोना की दूसरी लहर बच्चों को भी अपने चपेट में ले रही है, इसलिए अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन के उपयोग और ट्रायल की जरूरत बढ़ गई है। यही वजह है कि अब सरकार ने इसको लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों को पूर्व से तैयार रहने को निर्देशित किया है, जिसमें रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज ने भी इसके लिए 30 विशेष बेडों की व्यवस्था की है। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश बजाज से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के थर्ड वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। रही बात तैयारी की, हमने अस्पताल में 10 विशेष बेडों का नवजात शिशु इकाई एवं 20 बेड का गहन चिकित्सा इकाई को तैयार कर लिया है। साथ ही हमारे गांधी अस्पताल में भी करीब 140 बेडों की व्यवस्था है। उन्होंने ये भी माना कि बच्चों में अगर मामूली लक्षण दिखें तो इसे नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सकों से परामर्श जरूर लें। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर नरेश बजाज से प्राप्त जानकारी के अनुसार। WHO ने जो वार्निंग दी है बेसिकली वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपन ने कोविड फर्स्ट स्टेज देखा, मैं आपके माध्यम से सभी पब्लिक को बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि कोविड से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी कोविड के स्ट्रेन आया, चाहे फर्स्ट आया, चाहे सेकंड आया, चाहे थर्ड आया, इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है पब्लिक कोविड से चूँकि इतना डरती है तो आगे आने से कतराती है। सबसे पहले तो टेस्ट नहीं कराते हैं, टेस्ट कराने को कोई बोले तो भाग जाते हैं, डॉक्टर को देर से रिपोर्ट करते हैं, एडमिशन के लिए बोलो तो भाग जाते हैं, एडमिशन के लिए देर से आते हैं जब SpO2 एकदम कम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। जल्दी से जल्दी अपने लक्षण आए तो बताएं डॉक्टर को, जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं और जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तुरंत एडमिशन के लिए आ जाएं। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही ट्रीटमेंट चालू होगा, पूरी की पूरी संभावना है कि वो रिकवर कर जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट स्टेज में भी हमने बच्चों को देखा जो इन्वॉल्व हुए थे। सेकंड स्टेज में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट पहले स्टेज से या फर्स्ट वेव से ज़्यादा है और थर्ड स्टेज में ये एक्सपेक्टेड है कि और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये WHO का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वायरस अपने आप का जीन चेंज कर रहा है और जेनेटिक चेंज देखिए आपने, जो पहली बार हुए सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई बुजुर्ग लोगों में, जिनको डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, ओबेसिटी थी, ऐसे लोगों में ज़्यादा मृत्यु हुई। लेकिन इस बार हमने देखा कि 30 साल से ऊपर 50 साल के बीचों में मृत्यु दर और 50 साल से 60 साल से ऊपर मृत्यु दर बराबर थी, कि दोनों टाइप के लोग, यंग लोग ज़्यादा इस बार ख़त्म हुए हैं। और वैसे ही इस बार छोटे बच्चों में ज़्यादा तकलीफ देखने को मिली है। कई कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं, रीवा में भी मिले हैं, हम लोगों ने भी देखे हैं, पर भगवान की दया और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुए हैं। और हम ये एक्सपेक्ट करते थर्ड वेव आएगी भी, बच्चों को इफेक्ट होगा भी, तो उतने क्रिटिकल शायद बच्चे ना हों। फिर भी संभावित है कि कुछ क्रिटिकल बच्चे तो आएंगे ही। जैसे इस साल भी हमने करीब 40-50 केस देखे, उसमें से 2 या 3 बच्चे एडमिट हुए। बल्कि आपको बता दूं कि नवजात शिशु भी 2 एडमिट हुए और दोनों नवजात शिशु ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए, और बच्चे जितने एडमिट हुए सब ठीक हो गए। 2 को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ी। अगली वेव में इनका परसेंटेज बढ़ सकता है, तो उसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। पेरेंट्स को बोलेंगे बिल्कुल भी पैनिक ना हो। मैक्सिमम बच्चे माइल्ड ग्रुप में आएंगे। आपको ये बता दूं कि जैसे बड़ों में होता है उसी प्रकार से बच्चों में भी 4 ग्रुप देखे गए हैं। एक है बिल्कुल लक्षणविहीन, वो करीब 10-12% बच्चे रहते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। दूसरे हैं माइल्ड सिम्टम्स वाले, यानी हल्के लक्षण वाले। हल्के लक्षण वाले करीब 40-50% के करीब रहेंगे, जिनमें केवल सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका घर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हल्का सा बुखार का दवाई, खूब पानी पिलाएं, माँ का दूध चलने दें। छोटा बच्चा हो तो बड़ा हो तो गर्म चीज़ें देती रहें। गर्म चीज़ों से मतलब कुनकुनी चीज़ें देते रहें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करें। अगर हल्के सर्दी खांसी है तो उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उसके लिए कुनकुना पानी, गरारे और ये चीज़ें करें। विटामिन C वगैरह लेते रहें, इन चीज़ों से ही ठीक हो जाते हैं।
हल्के लक्षण वाले बच्चों के लिए कहीं भी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मॉडरेट यानी मध्यम लक्षण वाले। तो मध्यम लक्षण वाले करीब हम देखेंगे 30 से 40% केस। उन केसेस में कुछ केसेस को एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जो माइल्ड ARDS में जा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं निमोनिया। तो जैसे बड़ों में निमोनिया प्रेजेंट किया है, वैसे ही बच्चों में भी वो निमोनिया प्रेजेंट करेगा। करा भी है, इस बार भी 2 बच्चे ARDS से एडमिट हुए हैं। और इन ARDS में अगर बिल्कुल हल्का है तो घर पे ही नेबुलाइज़र दे के और हल्का सा एंटीबायोटिक फीवर की दवाई ये दे के अपन ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं का अगर SpO2 कम होने लगे, सांस की गति तेज़ होने लगे, जैसे माँ बाप को इसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चे में 1 साल तक में 60 से ज़्यादा गति हो, बल्कि 2 महीने तक मान लो 60 से ज़्यादा, 1 साल तक 50 से ज़्यादा, 2 साल से ऊपर 40 से ज़्यादा और 2 साल से बड़े में 30 से ज़्यादा गति हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें और भर्ती की तैयारी करें। तो अगर ARDS मॉडरेट या सीवियर होता है तब अपने को भर्ती की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इन बच्चों को भी घर पे ही ठीक किया जा सकता है। अब अपने पास आती है तीसरी कैटेगरी, जो कि ये सीवियर लक्षण वाले, यानी जिनका लक्षण बहुत ज़्यादा है। इनमें वही कैटेगरी आएगी ARDS वाली और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन वाली, जो बड़ों में होती है, पर बच्चे ज़्यादा करेंगे ARDS से प्रेजेंट, जब तक कि उनको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स ना हो। तैयारियाँ अपने यहाँ पूरी हैं। हम लोगों ने सरकार से, जैसा कि सरकार ने मांगा है हमसे, हमने 10 बेड्स का नीकू बहन नवजात शिशु इकाई 10 बेड वाली और 20 बेड वाला पीकू गहन चिकित्सा इकाई बड़े बच्चों के लिए, यानी 1 महीने से कम के लिए 10 बेड और 1 महीने से 14 साल के बीच में करीब अपन ने 20 बेड का ICU का वो भेजा है डिमांड। और मेरे हिसाब से जल्दी सेंक्शन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। और थर्ड वेव के आने के पहले हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि हम पूरा का पूरा पब्लिक की केयर कर पाएंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे और हम कोशिश करेंगे कोई भी मृत्यु अपने यहाँ ना हो। जैसे अभी तक नहीं हुई है, तो बच्चों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब बच्चों को बचा ले जाएं इस बीमारी से। कब से चालू हो सकती है, अंदाज़ा क्या है थर्ड वेव को? थर्ड वेव अब जो देखा गया है, कुछ प्रिडिक्शन तो ये है इंटरनेशनल लेवल पे कि ठंड में शुरू हो सकती है, 2-4 महीने बाद ही शुरू होती है। पर हम ये सोचते हैं कि ये प्रिडिक्शन चूँकि मार्च का है, तो ये वायरस थोड़ा दूसरे वायरस से अलग है। जैसे पिछली बार प्रिडिक्शन था कि ठंड में बढ़ जाएगा, तो ये वायरस ठंड में नहीं बढ़ा, गर्मी में बढ़ा। तो अभी प्रिडिक्शन ये कि थर्ड वेव आएगी भी तो 6-8 महीने का गैप देके फिर फरवरी मार्च के आसपास ही शुरू होगी। उसके पहले ही हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं। और अगर ये नई चीज़ नहीं भी हुई, नया नीकू नया पीकू नहीं भी चालू हुआ, तो हमारे पास पूरी फैसिलिटी है, सब दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सब इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है, सब तरह की मशीनें अवेलेबल हैं। किसी भी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो अभी SNCU काम कर रहा है, जो अभी PICU काम कर रहा है, उसी में से पूरा सामान लेके हम पूरे बच्चों की केयर कर सकते हैं।